अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, दैट इज अबाउट द थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। और इसका मेजर पार्ट जो है वो हम कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट थर्मो रेगुलेशन के लास्ट टॉपिक्स पे हम हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट द थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमंस में पार्टिकुलरली थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मो रेगुलेशन की बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया था और हीट सोर्स की बेस पे भी हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। तो उसमें हमने देखा था कि ह्यूमंस जो है वो जब हम हीट सोर्स की बेस पे क्लासिफाई कर रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि ह्यूमंस जो है एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब उनका हीट सोर्स जो है वो इंटरनल है, बॉडी के अंदर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद जो हमने सेकंड क्लासिफिकेशन की थी प्रीवियस लेक्चर में, इसमें हमने देखा था कि ह्यूमन जो है होमियोथर्म्स है। होमियोथर्म्स ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की बेसिस पे ह्यूमन जो है होमियोथर्मिक ग्रुप में आते हैं, मतलब वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस आर एंडोथर्मिक होमियोथर्म्स। ठीक है, मतलब वो एंडोथर्मिक होमियोथर्म्स हैं, उनका हीट सोर्स इंटरनल है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ही अपने लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि थर्मो रेगुलेशन ह्यूमंस में देखी जाए तो ह्यूमंस एंडोथर्मिक होमियोथर्म्स हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो बॉडी के टेम्परेचर की मेंटेनेंस है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे वर्क करती है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपकी कंफ्यूजन हो इसके बारे में तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है थर्मो रेगुलेशन का, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन किसको हम कह रहे थे कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब रोल ऑफ थर्मोरिसेप्टर्स क्या है ह्यूमंस में, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मेन रोल थर्मोरिसेप्टर्स का होता है। हमने फीडबैक मैकेनिज्म में भी देखा था कि थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ही कोई भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो फौरन से थर्मोरिसेप्टर्स जो है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ह्यूमंस की बात की जाए तो थर्मोरिसेप्टर्स ह्यूमंस में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में। और कोई भी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, इसको ये जो स्किन में थर्मोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं और ये सिग्नल सेंड कर देते हैं कंट्रोल सेंटर को। ठीक है, अब आप फीडबैक मैकेनिज्म को अगर रिकॉल करें तो उसमें हमने यही चीजें पढ़ी थी ना कि थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो फौरन से सिग्नल सेंड कर रहे हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर भी हमने वहाँ पे देखा था। वो कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्ट करता है एज अ कंट्रोल सेंटर और इट ऑल्सो कंटेन्स द थर्मोरिसेप्टर्स। और कंट्रोल सेंटर में भी थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब रोल ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है, अगर उसके रोल को देखें तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने सिग्नल रिसीव किया है बॉडी में टेम्परेचर चेंज जो आया है उसके बारे में। अब इसने जो है फौरन से उसके रिस्पॉन्स में इफेक्टर्स को जो है सिग्नल भेजना है। इफेक्टर्स हमने देखा था हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं या मसल्स होते हैं और वो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है, करेक्टिव रिस्पॉन्स कर रहा होता है, मतलब जो भी चेंजेस आए हैं उसको करेक्ट करवाएगा। और ये सारा जो मैकेनिज्म होता है हम स्टडी कर चुके हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पार्टिकुलरली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि बॉडी में टेम्परेचर का चेंज आया, उसको थर्मोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, थर्मोरिसेप्टर्स ने सिग्नल भेज दिया हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस ने डिसाइड करना है कि उसने कौन से फैक्टर्स को सिग्नल भेजना है, वो अप्रोप्रिएट फैक्टर्स को, मसल्स को या ग्लैंड को जो है सिग्नल सेंड करेगा और ये सिग्नल के रिजल्ट में हमारे पास करेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा। वो जो करेक्टिव रिस्पॉन्स होगा वो क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक के तौर पे एक्ट करेगा और थर्मोरिसेप्टर जो सिग्नल भेज रहे थे वो स्टॉप हो जाएगा। जब हमारा बैलेंस हो गया ना सारा कुछ, जब इफेक्टर ने रिस्पॉन्स किया, मसल्स ने ग्लैंड ने रिस्पॉन्स किया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, तो वो टेम्परेचर की मेंटेनेंस जो है इस सारे फ्लो को रोक देगी। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो रिजल्ट आता है वो इस सारी फीडबैक को रोक रहा होता है, स्टॉप कर रहा होता है। तो इसी वजह से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि अब ह्यूमन जो है किस तरह से डिटेल में देखेंगे कि ओवर हीटिंग हो तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है उनकी बॉडी, या ओवर कूलिंग हो तो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन हेडिंग होगी हमारी वो होगी रिस्पॉन्सेज टू ओवर हीटिंग। अब ह्यूमंस के अंदर
जब ओवर हीटिंग इन्वायरमेंट में हो जाए तो वो किस तरह से ह्यूमन की बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 से राइज हो रहा है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, अब ये आपने टर्म बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाइपरथर्मिया मीन बॉडी का टेम्परेचर अबव 37 डिग्री जा रहा है। और अब क्या होगा, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी किस तरह से, हीट लॉस करके। तो बॉडी ने जल्दी जल्दी हीट लॉस करनी है और इंटरनल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करना है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। इसके लिए 3 रिस्पॉन्सेज मेनली बॉडी करती है। फर्स्ट वन इज वेजोडाइलेशन, सेकेंड वन इज स्वेटिंग एंड थर्ड इज रिड्यूस थायरोक्सिन सेक्रेशन। अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे कि ये तीनों चीजें किस तरह से हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास आ जाती है वेजोडाइलेशन। जो वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं मेनली, जो हमारी एपिडर्मिस में होती हैं, बीनीथ द एपिडर्मिस होती हैं। एपिडर्मिस क्या है, स्किन की आउटर लेयर। तो स्किन की आउटर लेयर के नीचे जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब वो थोड़ी सी थिक मोटी हो जाएंगी, ठीक है, एक्सपैंड हो रही है। इसी एक्सपेंशन को हम कहते हैं वेजोडाइलेशन, मतलब वो डायलेट हो रही है। अब मोर ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरीज के अंदर से, और जब ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा, वो थिक हो गई है, पहले वो थिन थी अब वो थिक हो गई है, ब्लड ज्यादा है, तो ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा हीट जो है वो रिमूव होगी ब्लड में से ज्यादा हीट बढ़ जाएगी। जब ज्यादा फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा हीट बढ़ जाएगी। तो वेजोडाइलेशन के रिजल्ट में क्या होता है, ज्यादा ब्लड फ्लो करता है और ज्यादा ब्लड फ्लो करने की वजह से ज्यादा हीट जो है वो ब्लड में से रिमूव होती है। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और सेकंड रिस्पॉन्स होता है स्वेटिंग एंड एवेपोरेटिव कूलिंग। अब स्वेटिंग का भी हमें बहुत अच्छे से, आपको पहले से आइडिया होगा, स्वेट जो है रीचेज द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सरफेस को जब वो रीच करता है तो वेपोरेशन होती है, और वेपोरेशन हमेशा ही आपको पता है कि कूलिंग इफेक्ट कॉज करती है। तो वेपोरेशन जो है वो हीट जो होगी बॉडी की वो बॉडी से बाहर ले जाएगी, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो हमारे पास हमारी बॉडी को मिलेगा और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब थर्ड जो है ये है रोल ऑफ थायरॉक्सिन। ये मे बी आपके लिए न्यू पॉइंट हो, तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है जो कि थायरॉक्सिन जो है उसको रिलीज कर रहा होता है। थायरॉक्सिन जो है ये इफेक्ट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको ये इफेक्ट कर रहा होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, सिंपल वर्ड्स में आप समझें कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है, उसको ये इफेक्ट कर रहा होता है। अभी आपको पता है मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। तो थायरॉक्सिन जो है ये इस सारे मेटाबॉलिक रेट को जो है, मिनिमम मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बेसल का मतलब है मिनिमम मेटाबॉलिक रेट, ये उसको जो है इफेक्ट कर रहा होता है। अब जब थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिला है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, अब वो क्या करेगा, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को कम कर देगा। थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम होगी तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो हमारे पास हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से समझना है कि मेटाबॉलिक रेट जो है ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने उस हीट को कम करना है। तो इस सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन कम हुआ तो हमारे पास मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, और मेटाबॉलिक रेट कम हुआ तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनल हीट प्रोडक्शन कम हो गई। तो हीट प्रोडक्शन कम होगी तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बैलेंस पे आ जाएगा, ठीक है। आपने इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज अ वेरी सिंपलर थिंग, बस आपने इसको ज़्यादा कंफ्यूज करके नहीं चलना। इधर से आपको इजीली ये जो नीचे वाला रेड में मैंने देखा लिखा है, यहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन जो है वो लेस हो जाती है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया रिस्पॉन्स टू हीटिंग। अब रिस्पॉन्स टू कूलिंग, अगर बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कूल है और बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होना स्टार्ट हो गया है, तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया। अब इसमें जो 3 रिस्पॉन्सेज बॉडी करती है, फर्स्ट वन इज वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोकंस्ट्रिक्शन बॉडी करती है, सेकेंड इज शिवरिंग एंड थर्ड इज इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, रिड्यूस करना हीट लॉस को, बॉडी में हीट लॉस को हमने कम से कम करना है ताकि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस पे आ सके और हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज्यादा करनी है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल वेजो कंस्ट्रिक्शन ये बिल्कुल वेजो डायलूशन का ऑपोजिट होगा। हमने देखा था कि स्किन के जो ब्लड वेसल होती हैं सप्लाइंग द स्किन कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वो मतलब उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड जो है उसमें जो फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट जो है वो भी ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट लॉस जो है वो कम हो जाएगा। जब जो वेसल है जब वो कंस्ट्रिक्ट कर गई तो उसमें अमाउंट ऑफ ब्लड भी कम हो गया, तो जो बाहर हीट जा रही है उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। सेकेंड वन इज शिवरिंग, ये मसल्स को जब रिस्पॉन्स आता है, हमने डिटेल में इसको भी पढ़ा था, इन्वॉल्व द स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब शिवरिंग जो है इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं स्केलेटल मसल्स की, ठीक है। तो दीज कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस द हीट। अब आपने यहाँ पे ये समझना है कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं मेनली उनको सिग्नल जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमने पढ़ा था जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल सेंड करेगा मसल्स को ताकि शिवरिंग स्टार्ट हो जाए। तो इसमें क्या होता है स्केलेटल मसल्स को सिग्नल जाता है और स्केलेटल मसल्स जो हैं उनमें स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ये स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से इनवॉलेंटरी तौर पर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग की वजह से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाएगी और ये हीट जो है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है हाइपोथर्मिया कंडीशन में वो है गूज बम्प्स। अब गूज बम्प अगर आप देखें कि कभी हम कोल्ड एरिया में जाएं तो आप अपनी आर्म्स पे भी देख सकते हैं डॉट डॉट की फॉर्म में ना ऊपर जो स्किन है वो आपको नजर आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गूज बम्प किस तरह से नजर आते हैं। तो जब भी टेम्परेचर जो है वो कम होता है या इन्वायरमेंट कोल्ड होती है तो कूल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बॉडी जो है रिएक्ट करती है एज अ गूज बम्प। ये क्या होता है टाइनी मसल्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स की बेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन की रिजल्ट में क्या होता है गूज बम्प प्रोड्यूस होते हैं। एयर जो है बिकम्स ट्रैप्ड इन द इरेटिक हेयर। इरेटिक हेयर जो हेयर्स खड़े हो गए हैं उनमें एयर ट्रैप हो जाएगी और ये जो एयर ट्रैप होगी ये एक्ट करेगी एज एन इंसुलेटर फॉर द हीट। ये इंसुलेशन लेयर के तौर पे जो है गूज बम्प जो है ये एक्ट करते हैं ताकि बॉडी में को कूलिंग से बचाया जा सके। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब जो है रोल ऑफ थर्मोरिसेप्टर्स का क्या रोल है ब्रेन में। थर्मोरिसेप्टर्स आल्सो स्टिमुलेट द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। हायर सेंटर्स जो होते हैं ब्रेन के उनको स्टिमुलेट करते हैं और ये हेल्प करते हैं ताकि वार्मथ या कोल्डनेस जो है उसको फील किया जा सके, ठीक है। We can then take the appropriate action। अब हमने चार्ट में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस में या ब्रेन में इटसेल्फ भी थर्मोरिसेप्टर है। एक तो वैसे स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन ब्रेन के अंदर भी थर्मोरिसेप्टर्स हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म में भी हमने डिस्कस किया था कि वो थर्मोरिसेप्टर्स का रोल क्या है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। जो भी सिग्नल आया है उसको स्टडी भी तो करना है कि अब उसकी वजह से क्या आगे एक्शन लेना है, तो इसको डिसाइड करने के लिए ब्रेन में भी थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। और इसके अलावा जो है एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज भी यहाँ पे आ जाती हैं। पहले तो हम सारी एग्जांपल्स ले रहे थे कि बॉडी के इंटरनल क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे ब्रेन में जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि अब ये चीज़ हमें फील हो रही है, तो अब इस जिसकी वजह से ह्यूमन जो अपने बिहेवियर को भी चेंज करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को कोल्डनेस से या वार्मथ से बचा सकें। तो इसके लिए टेकिंग अ बाथ व्हेन देयर इज अ हॉट एनवायरनमेंट और टर्निंग फैंस ऑन और टर्निंग हीटर्स ऑन इन द कोल्ड एनवायरनमेंट। तो इस तरह के बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं उनकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है किस तरह की कंडीशन फेस कर रही है। तो ये जो कंप्लीट रोल था थर्मो रेगुलेशन का ये ह्यूमंस के अंदर था, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि ओवर हीटिंग जो है उसमें क्या क्या मैकेनिज्म हो रहे हैं, वेजोडाइलेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, थायरॉक्सिन का लेवल कम हो रहा है, और कूलिंग में जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, शिवरिंग हो रही है, गूज बम्प्स आ रहे हैं और मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज कर रहे हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि ओवर हीटिंग में आपके जो बुक में है थायरॉक्सिन मेंशन है, लेकिन कूलिंग में जस्ट मेटाबॉलिक रेट को मेंशन किया हुआ कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे हार्मोन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, आप जस्ट मेटाबॉलिक रेट को ही यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो अब मेन जो हमारा क्या मैकेनिज्म था कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम थर्मोरिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं और वो सिग्नल भेज रहे हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में या ब्रेन में इटसेल्फ थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये थर्मोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्शन चाहिए, तो ये एक करेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं और वो रिस्पॉन्स के रिजल्ट में क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाती है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में एक बहुत ही मेन चीज है, वो है इसकी फिगर। विदाउट फिगर जो है आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ये फिगर आप लाजमी ऐड करेंगे और आप ये फिगर जो है सेंटर ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके सेंटर में भी मतलब आप इंट्रोडक्शन लिखें और उसके बाद जो है आप रिस्पॉन्स टू हीटिंग और रिस्पॉन्स टू कूलिंग पे जाने से पहले इस फिगर को आप जो है अपने क्वेश्चन में ऐड कर दें। अब आप अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो इसमें आपकी सारे टॉपिक की रिकॉलिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अगर हमारे बॉडी का जो मेन नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, जो होमियोस्टेसिस की वजह से मेंटेन होता है। अब उसमें बैलेंस आ गया, इनबैलेंस आ गया। इनबैलेंस क्या हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये स्टिमुलस जो है वो डिटेक्ट हुई। तो ये स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करता है, स्किन डिटेक्ट करती है। और ये स्किन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, जो कि डिटेक्ट करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को। तो ये इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर को सेंड होती है हाइपोथैलेमस के अंदर। मतलब हाइपोथैलेमस में हमने पहले पढ़ा कि उसमें भी जो है थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। या तो हाइपोथैलेमस डायरेक्टली टेम्परेचर की चेंज को डिटेक्ट कर लेगा या फिर स्किन डिटेक्ट करेगी और वो फर्दर दोबारा हाइपोथैलेमस को सेंड करेगी, ठीक है। अब यहाँ स्किन की एग्जांपल ले लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कि स्किन ने डिटेक्ट किया है और उसने सिग्नल सेंड कर दिया है कंट्रोल सेंटर को, ठीक है। यहाँ आप हाइपोथैलेमस बेशक मेंशन ना करें, उसका इशू नहीं आएगा। अब कंट्रोल सेंटर जो है हाइपोथैलेमस में उसे सिग्नल गया है, अब उसने इफेक्टर्स को सिग्नल सेंड करना है। इफेक्टर्स को उसने स्वेटिंग प्रोडक्शन के लिए भी सिग्नल सेंड किया है और उसने वेजोडाइलेशन के लिए भी किया। और यहाँ पे आप वेजल्स को देखें तो ये थोड़ी मोटी करके बनाई हुई है, थोड़ी जो है डायलेटेड वेजल बनाई हुई है कि वो एक्सपैंड हुई हुई है और एरोज भी बाहर की तरफ शो किए हुए हैं। मतलब हीट जो है वो आउटसाइड द स्किन जा रही है और उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया और दोबारा से बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पे मेंटेन हो गया, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट हो गया रिस्पॉन्स टू द हीटिंग, ठीक है। आप इसमें सेंटर में मेंशन भी कर सकते हैं रिस्पॉन्स टू द हीटिंग। अब जो नीचे वाला है साइकिल ये है रिस्पॉन्स टू द कूलिंग, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है 37 डिग्री से, तो स्किन ने या हाइपोथैलेमस ने इसको डिटेक्ट किया है और अगर स्किन ने किया है तो वो फर्दर जो है हाइपोथैलेमस को ब्रेन में जो है कंट्रोल सेंटर को सिग्नल सेंड करेगा और कंट्रोल सेंटर इफेक्टर्स को सिग्नल सेंड करेगा। और यहाँ पे हमने देखा था इफेक्टर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। आप ये वेजल देखो तो ये कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है, ये अब उतनी ज़्यादा मोटी नज़र नहीं आ रही जैसे आपको वेजोडाइलेशन में नजर आ रही है। इसमें कोई भी हीट वेव्स बाहर की तरफ आपने शो नहीं करनी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मतलब हीट जो है उसको सेव किया जा रहा है, उसको बाहर निकलने से रोका जा रहा है, मिनिमाइज किया जा रहा है। और सेकेंडली मसल्स को भी सिग्नल जाएगा ताकि वो शिवरिंग करवा सके स्केलेटल मसल में, और शिवरिंग से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और इस तरह से हीट प्रोड्यूस होने से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल पे आ जाएगा और 37 डिग्री पे आ जाएगा। तो इस तरह से साइकिल चल रहा होता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो जस्ट आप राइट भी कर सकते हैं, आप बेशक फिगर्स को इसमें ऐड ना करें, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर आपको डिफिकल्ट लगे सारा लिखना हो और आपके टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा हो तो आप जस्ट इसकी जो मेन थिंग्स है वही आप ऐड करें, लिखें, आप ये फिगर्स को ऐड ना करें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, तो मेन चीज़ जो है ये साइकिल है और साइकिल में किस किस स्टेप में क्या हो रहा है तो वो जस्ट रिटन फॉर्म में आप ऐड कर दें, आप इसके जो फिगर्स हैं वो ड्रॉ ना करें। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन द ह्यूमंस और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है एंड हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और जो नेक्स्ट है हम अब एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 13 थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो थैंक यू सो मच।